दो कपड़े पहनते थे, एक नीचे धोती लपेटी, एक ऊपर ही लपेट लिया, घूमते रहते थे। परंतु फिर भी हम अपने दैनंदिन सामान में भी, ये टूथपेस्ट किसकी है? विदेशी कंपनी का है, हमको नहीं प्रयोग करना है। ये साबुन कौन सा है? विदेशी साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, टूथपेस्ट। इसके अलावा तो हम लोगों को कोई क्रीम, लोशन, पाउडर और बाकी चीज़ों की तो जरूरत पड़ती नहीं थी। तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट मेरे को याद हैं, बाकी कपड़े थे, कपड़े भी हिंदुस्तानी बनते ही थे। तो हम उतने प्रयोग को भी हम विदेशी, हमको जबकि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो कुछ साबुन ऐसे हैं विदेशी जिनसे ज़्यादा साफ़ होता था, पर हमने कहा गंदा पहनेंगे, पर जो है ना हमको विदेशी साबुन से कपड़े नहीं धोना है। तो हम तो इस जिद्द पने पे जीते रहे। ये पता नहीं था कि ये भाव क्यों है हमारे अंदर। शायद भगवान हमसे कुछ कराना चाहते थे। उसके बाद में यह यात्रा बढ़ती रही, हम जुटे रहे, डटे रहे, विभिन्न प्रतिकूलताओं से उभरते हुए। आप जानते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इतनी बड़ी संस्था, संगठन और तामझाम चलाने के बाद में भी भ्रष्टाचार, काला धन और व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतना बड़ा आंदोलन के रूप में श्रद्धेय स्वामी जी ने इस देश में आंदोलन किया। क्या आप जानते हैं, एक संस्था और संगठन चलाने के लिए पूरी सरकार की और निर्भरता उनकी ओर देखना पड़ता है। एक फैक्ट्री चलाने के लिए 40 से ज़्यादा लाइसेंस और NOC लेने पड़ते हैं। और कौन देता है? वह सरकार तो देती है। और हम सीधे सीधे सरकार से पंगा लेकर के यदि संगठन और सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब वो बाबा पूरी तरह से सत्य पर निष्ठ है, वो खरा है, नहीं तो ऐसा हिम्मत कोई नहीं कर सकता। जब इस अभियान को हमने शुरू किया, लोगों ने कहा पागल है। बोले बढ़िया संस्था चल रही थी, बढ़िया काम धाम चल रहा था, बड़ा मान सम्मान लोग जो है वो कर रहे थे। सब कुछ दांव पे लगा करके, सब कुछ दांव में लगा करके उस अकिंचन सन्यासी ने यदि उद्घोषणा की थी, तो मात्र मैं कहना चाहता हूं वो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी। ये वीर और शहीद और महापुरुषों की देन थी कि उनकी आत्मा उनके अंदर जो है वह हिलोरे ले रही थी कि कुछ कर, अभी जो कर रहे वो पर्याप्त नहीं है। इस अभियान के लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने आंदोलन शुरू किया और कोई कारण नहीं था। वह पागलपन वो हमारे महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ था, हमारे शहीदों के द्वारा दिया हुआ था, उन क्रांतिकारियों के द्वारा दिया हुआ था, और ऋषि दयानंद की परंपरा में जो कुछ हमने पढ़ा था वहाँ से हमको मिला हुआ था। तो हम उस अभियान में जुटे। लोगों ने कहा ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अभी हमारा क्या है जो हमारा खत्म होगा? हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ है देश का है। देश चाहेगा कि देश के लिए चाहिए तो तब तक वो रहेगा। यदि जिस दिन चाहेगा कि देश अब हमको नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही अकिंचन हैं, 2 धोती में हैं। और मैं आपको बता दूं, आज तक भी ये कपड़े कभी खरीद करके नहीं पहने, ये भी दान में दिए हुए हैं। वो तो लोग देते रहेंगे, इतना हमको भरोसा है, वो हमको भरोसा है। और यह हमारा संकल्प है कि जो कुछ भी है वो समाज का है, तो हमको 100% और आज भी छोटी छोटी खरीद से लेकर के नेगोशिएशन तक मैं बैठता हूँ स्वयं। बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, रिसर्च के बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ भैया 50,000 कम कर दे, 1 लाख कम कर दे, करोड़ों करोड़ों की मशीन होती हैं, तो मेरी शक्ल पे देखते हैं लोग, बोले अच्छा जी आप ऐसा नेगोशिएशन क्यों करते हो? मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए वो, मान लीजिए कि मैंने यदि 10 करोड़ की मशीन खरीदी और मैंने तुमको कहा कि तुम 50 लाख कर दो, तुम्हारे लिए वो हो सकता है कि वो 10% हो। मेरे लिए जो मेरी, तुम बाहर जहाँ से आ रहे हो, क्योंकि मैं पतंजलि के चिकित्सालय के वहीं पर ही ऑफिस में बैठता हूँ, मैंने कहा बाहर तुम कितने रोगियों को देखते हुए आए हो? बोले हाँ। वहाँ बेचारे एक व्यक्ति, जबकि सारी चिकित्सा सारा लगभग निःशुल्क है, फिर भी दवाइयों का और बाकी जो न्यूनतम मूल्य लिए जाता है उसमें भी किसी को 500 रुपये के लिए, किसी को 100 रुपये के लिए वो व्यक्ति शाम तक मेरी प्रतीक्षा करता है कि आचार्य जी आएंगे, मेरी दवाई फ्री करेंगे। मुझे वो व्यक्ति दिखाई देता है, मुझे तुम नहीं दिखाई देते हो, इसलिए मैं यहाँ बैठ करके नेगोशिएशन करता हूँ। अपने जीवन में भी कभी भी हमने इस दुनिया के भौतिकी संसाधनों को विलासितता के लिए तो हमने प्रयोग किया है, न कभी जिंदगी में करेंगे। आवश्यकता जितनी न्यूनतम से जीवन चले वो हमारा प्रयास रहता है। और मेरे मन में एक भाव रहता है हमेशा, मैं हर रोज़ सोचता हूँ यदि मैंने 2 रोटी का सेवन किया है तो मुझे ऐसा करना है कि वो कर्ज मेरे सर पे न चढ़े, मैं उतारने के लिए 4 रोटी का काम प्रतिदिन का प्रतिदिन करूँ। इस भाव से मैं कार्य करता हूँ। ये सब देन किसकी है? ये हमारे महापुरुषों की है, हमारी संस्कृति की है। ये भाव हमारे अपने नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी हमारे अंदर गुण हैं,
जो भी हमारे अंदर विशेषताएं हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति और हमारे महापुरुषों की देन है। यदि हमारे जीवन में दोष और त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो वो हमारी अपनी हैं, क्योंकि हम उनके अनुसार अपने को सुधार ना पाए, इसलिए कुछ चीज़ें रह गई हैं, ऐसा मान लेना। सुधारने का सतत हमको प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमको गुणों को देख करके, गुणों की व्याख्यान सुन करके यदि हम अपने आप को गुणवान मानने लग गए तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम अवगुणों के खान हो जाएंगे। इसलिए गुणों में इतराना नहीं, उसको और पाने का प्रयास करना, क्योंकि जहां आप खड़े हैं ना, वो आपके गुणों की वजह से है, दोषों की वजह से कोई नहीं आगे पहुंचता है। इसीलिए गुणों को बढ़ाने का प्रयास करिए। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को गुलाम बना चुकी। आज हजारों कंपनियां हैं। उस स्वदेशी के अभियान के प्रेरक, उद्घोषक लोकमान्य तिलक जी के इस पावन संस्थान जो उनके नाम से संचालित है, उनकी परिवार के लोग अपने आप को लगा करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सब भी यहाँ से कम आज उस स्वदेशी के संकल्प का शंखनाद करें कि जिंदगी में प्रयास करिए कि हमको विदेशी कंपनियों का कोई भी प्रोडक्ट नहीं प्रयोग करना है, हमको स्वदेशी का प्रयोग करना है। तो एक उनके लिए एक मैं समझता हूँ कि हमारी श्रद्धांजलि होगी, हमारी आहुति होगी, उनके पुण्यतिथि पर हमारी संवेदनाएं होगी। कम से कम जो जीरो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के लिए मैं कहता हूं फिर भी जरूरत पड़ने पर हमारे यहां भी बहुत सारी मशीनें विदेशी हैं। जूस तो स्वदेशी है पर निकलता विदेशी मशीन में है, क्योंकि देश में ऐसी मशीन ही नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वह दिन भी आए, वह भी हम आशा करते हैं कि उनकी निर्भरता खत्म हो जाए। परंतु मेरे भाई, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और पानी विदेशी पीने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वदेश में भी बढ़िया हम बना करके प्रयोग कर सकते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं अभी पीछे एक कॉन्फ्रेंस में था, बड़े बड़े कंपनी के सारे लोग थे, वो लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उनका शब्द यहां से प्रारंभ होता है, इंडिया इज बिग मार्केट। मेरा दिल को दुखता है। यह हिंदुस्तान मेरे भाई, उन विदेशी कंपनियों के लिए यह भारतवर्ष एक बाजार हो सकता है, हमारे लिए भारतवर्ष मेरा परिवार है। इस भाव से हम जीते हैं। क्या आप कभी परिवार के लिए गलत सोचोगे क्या? इसलिए हम भारतवर्ष के लिए, इस देश के रहने वाले लोगों के लिए, हम कभी उनके अहित के लिए नहीं सोच सकते हैं। हम तो संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरा जहां मेरा है, मेरा परिवार है। दुर्भाग्य से हमको, हमारी पीढ़ी को यह सिखाया जाता है ये दुनिया मेरे लिए। अरे दुनिया तेरे लिए तो है, और दुनिया के लिए तेरा क्या? सारा संसार मुझे चाहिए, परंतु मैं संसार के लिए काम आऊं, ये भाव तो हमारे अंदर होना चाहिए। इस भाव से हम सब जिए। हमारी संस्कृति की मूल धारा को, उस संस्कृति के मूल आदर्श को हम पकड़ करके रखें। धर्मो रक्षति रक्षितः, यही धर्म है। यदि हम उसका पालन करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगा। तो अपनी रक्षा के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने आप को, अपनी पीढ़ियों के लिए हम स्वदेशी का पालन करें। लोगों के दिमाग में एक मानसिकता थी कि लोग सोचते थे कि विदेशी वस्तुएं मतलब बहुत बेहतरीन वस्तुएं, और आज हमको हर्ष होता है, लोगों को लगता है कि स्वदेशी मतलब बेहतरीन वस्तुएं और साथ में सस्ती चीजें। विदेशियों के लिए, जैसे मैंने कहा ना, उनके लिए हम तो बाजार हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं है।
पहले कहा हमारी परंपराओं को ख़त्म करने के लिए कि कहा ये नीम और ये नमक और ये हल्दी, ये सरसों का तेल, ये सब तुम्हारे दांत को खराब करते हैं, इनसे तो सब तहस नहस हो जाएगा। ऐसा कह कह करके हमको केमिकल के और धकेल दिया गया। जब न जाने कितने कितने करोड़ों लोगों के दांत मुंह जवाड़े सब खराब कर दिए। बाद में कहते हैं तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या? छुड़ाया किसने था? छुड़ाया किसने था बताना मेरे भाई। हमारे यहाँ तो पुराने ज़माने में, महाराष्ट्र में भी, क्योंकि परंपराएं हमारी बड़ी जड़ें मजबूत हैं। आप लोग संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वालों की, क्रांतिकारी और देशभक्तों की टोली में महाराष्ट्र कहीं किसी से कम नहीं है, बहुत आगे है। हमारी परंपरा आयुर्वेद की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप भी तेल, सरसों का तेल, नमक, हल्दी और मिला करके उसको दांतों में कर करके मसूड़ों को मजबूत रखा जाता था। ये हमारी परंपरा रही। और अभी भी यदि कुछ ना मिले ना दांतों को मजबूत रखने के लिए, नमक ले लो, सिंधा नमक, सादा जो नॉर्मल नमक भी ले लो, चाहे थोड़ी हल्दी ले लो, थोड़ा सरसों का तेल ले करके आप उसको पेस्ट सा बना करके देखो, मसूड़ में धीरे धीरे मसाज करके 10-15 मिनट के बाद कुल्ला करो तो देखो आप दांत और आपके मसूड़े कैसे मजबूत होते हैं। ये हमारे सब प्रयोग थे हमारे ऋषियों ने। हम जब केमिकल करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो केमिकल जो है वो चला जाता है पेट में। बड़े बड़े खतरनाक केमिकल्स हैं। अब जाकर के उन्होंने कुछ केमिकल कम करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ नीम का दातुअन, किक्कर, बबूल का दातुअन, ये सब परंपराएं क्या थी। यदि आप दातुअन भी कर लो और पेट में चला जाए तो वो औषधीय गुणों से लाभ भी करेगा। और ब्रश, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रश को गर्म पानी में धो दिया करो और जल्दी जल्दी बदला करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाती है। तो हमारा दातुन तो ऐसा था कि एक बार करा फेंक दिया, कोई बैक्टीरिया नहीं, हाइजीन लेवल पर बिल्कुल उम्दा कोटि का था। तो हमारी परंपराएं तोड़ी गई, ख़त्म करी गई। फिर अभी धीरे धीरे तुम्हारे नमक है, नीम है, वो डालते नहीं, जबकि वो सब नकलची बंदर हैं। वो इसलिए नमक और नीम उनको याद नहीं आया कि उसमें लाभकारी तत्व हैं। नीम और नमक इसलिए याद आया क्योंकि बाबा रामदेव ने घर घर आयुर्वेद पहुंचा दिया है। अब इसके बाद में मैं देख रहा था अभी पूरा आयुष श्रृंखला शुरू हो चुकी है। और मज़ेदार बात तो ये थी, जिन्होंने हमारी माँ, बहन, बेटी तक को बेच डाला, आज उनका ऐड मैं कल देख करके भौचक रह गया। संस्कृत में ऐड बना हुआ है अभी, संस्कृत में। आप भरोसा कर सकते हो क्या? तो वो गिरगिट हैं, गिरगिट। मौसम देख करके अपनी रंग और रूप बदलना जानते हैं, पर सजग होने की बारी आपकी है, क्योंकि WTO से बंधा हुआ सरकार है। इसलिए लोगों को आने और रोकने की बात हम नहीं कर सकते सरकारी तौर पर विदेशी लोगों के लिए। FDI आदि की बात सरकार भले ही करें, यदि देश की जनता ठान लें कि हमको विदेशी कंपनियों का माल प्रयोग नहीं करना है तो कोई नहीं घुस सकता। यह वो बेचेंगे किसको? फिर खरीदते हम हैं, बहकते हम हैं, हमको कोई भी बहका देता है। और प्रतिस्पर्धा में, षड्यंत्र में देखो, हमारी ताकत सृजन में है। उनकी ताकत सृजन वाली तो खत्म हो गई, अब वो षड्यंत्र में भी लग रहे हैं। इससे भी हमको बचना होगा। स्वदेशी को स्थापित करने के लिए, स्वदेशी को आगे लाने के लिए हम सबको खड़ा होना होगा। और हम खड़ा होंगे तो वह दिन दूर नहीं, ये विदेशी कंपनियां दूर दुम दबा करके भाग जाएंगे। और बाल गंगाधर तिलक से लेकर के महात्मा गांधी तक का जो स्वदेशी का स्वप्न है वो आप और हम सब मिल करके पूरा कर लेंगे। भगवान ने निमित्त बनाया है, हमने तो नहीं सोचा था। अभी बहन पढ़ रही थी तो वो टर्नओवर की कहानी सुना रही थी। मैं आपको सच बताऊं, हमको बहुत रुचि नहीं टर्नओवर में। इतनी ही है कि वो कंपनियां कैसे उखड़ करके भग जाए और देश के लोगों का गौरव जागृत हो जाए, तो बस उस दिन हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और हम ये भी कहाँ कहते हैं कि सारा ठेका पतंजलि ने ले रखा है। कई बार लोगों को लगता है कि पतंजलि, अरे मैं कहता हूँ, आज कभी कोई सोच सकता था कि 5 स्टार के होटलों में भी जो लौकी है ना, लौकी को मराठी में क्या बोलते हैं, दूधी जो है आपकी, उसकी सब्जी बिकेगी। एक सन्यासी की ताकत थी कि आज वहाँ लौकी बिकती है। लोग कहते हैं कि बाबा बोले 1 रुपये किलो मिलती थी दूधी, आज बोले 20 रुपये किलो हो गया। तो लाभ किसको हुआ? किसान को हुआ ना।
तो दूध ही ना तो मैं बेचता ना मैं खरीदता। तो हमने किसका लाभ किया? देश का, हमारे किसानों का, भाइयों का। यहाँ हम अभी नागपुर में बड़ा काम शुरू कर रहे हैं। महाराज स्वामी जी का फ़ोन आया, बोला महाराष्ट्र में हम कुछ करना चाहते हैं। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं बड़े ऊर्जावान हैं, देवेंद्र जी, लगे रहते हैं। बोले वो कहते हैं कुछ करो। मैंने कहा महाराज जी हम जाएंगे ना तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ अभी सूद बूद लेने वाले लोग कम हैं और जहाँ ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि जब भी बात आती थी विदर्भ की, किसानों की पीड़ा की, उनकी जीवन ख़त्म करने की, वो सारी कहानी सुनने को मिलती थी। बड़ी पीड़ा होती थी, बड़ा दर्द होता था। मैंने कहा महाराज जी हम विदर्भ के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? समझे ने कहा उधर के लिए सोचो। फिर जगह जगह तलाश, अमरावती से लेकर के उधर सब, नागपुर से लेकर के उस एरिया में घूमते रहे नागपुर में जगह। हमने कहा हमको कोई सहयोग नहीं चाहिए प्रांत सरकार से, हमको सिर्फ इतना सा कर दो, कहीं जगह वगैरह तो दे दो, उसको ठीक रेट पे दे सकते हो तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे स्वामी जी आपको मैं अकेले को सब्सिडी पर ज़मीन तो नहीं दे सकता। तो हमने कहा मत दो, हम कहाँ कह रहे कि हमको अकेले को दे दो। हमने कहा एक नियम बना दो कि जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने के लिए महाराष्ट्र में आएंगे उनको ये सब्सिडी दे दिया जाएगा। उसके लिए एक स्वरूप बना करके उन्होंने दे एडवर्टाइज करी। कोई आया ही नहीं मरने को। वो हमने कहा भाई हमको तो दे दो। वो कहा पहले ऐड में नहीं आया, बोले जी अभी नहीं दे सकते। हमने कहा दोबारा करो, दोबारा करा, बोले अब नहीं आया, अब नहीं दे सकते। हमने कहा तीबारा करो, तीबारा, बोले जी अब नहीं आया। मैंने कहा अब तो दे दो। तो उसमें से फिर कहा कि बोले हम पूरी नहीं दे सकते। मैं कहा भाई थोड़ी दे दो इसमें से। दे दिया। देने के बाद में भी कुछ है ना यहाँ पर आँख के अंधे, उन्होंने केस कर दिया। हमने कहा ठीक है कर दो। फिर मैंने कहा मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी तो हमारा काम शुरू हो चुका। हमने कहा जितने पैसे में हमने ज़मीन ले ली, मेरा जो प्रोजेक्ट है आप कर दो। मैं तो उतनी, हमारा अभी तक का इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, हम तो उतने में ज़मीन हम अपनी वाली भी दे देंगे। परंतु विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। गलती हो तो आप बताइए ना, हम भी इंसान हैं, हम सुधार कर लेंगे, परंतु हमारी इंटेंशन सही होना चाहिए। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी छोटी सी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि मैं इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर हूँ, महाराष्ट्र की बात है सुना देता हूँ। मेरे को पकड़ करके वहाँ के विधायक लेकर के उधर ले गए, अमरावती ले गए, उधर फिर नागपुर इधर उधर घुमाते रहे। बोले जी इधर ये संतरे की खेती बहुत होती है, किसानों के लिए ये होता। फिर वो कटोल में जो है एक संयंत्र बंद पड़ा हुआ था, बोले जी ये चला दो। अच्छा हम ज़्यादा सीधे साधे हैं, कई बार जो है ना लोग कई चीज़ें बाद में समझ में आती है। पर मैंने ये देखा, एक बात बताऊँ आपको, चालाकी से आप 2 काम अच्छे कर लो और सीधेपन में 4 बार ठगा लो, वो ठगा जाना अच्छा है पर चालाकी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि वहाँ से आपको संतुष्टि तो होगी, आपकी नीयत तो सही थी, इस बात का आपको बड़ा संतोष होगा। तो खैर वो चालाकी वाली बात नहीं थी। मेरे को ले गए, उन्होंने कहा देखो ये प्लांट बंद है चला दो। अच्छा हम भी थोड़ी सी भावुकता में आ गए। हमने कहा हाँ ठीक है हम संतरे का प्लांट चला देंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा हम बोल तो आ गए। बोल करके आने के बाद मैंने पता करा, एक तो उस प्लांट में तो बड़ा विवाद सा था, सब था। हमने कहा नया लगाना है। बोले जी संतरे का प्लांट लगाने की जब योजना सोची, बाद में पता चला कि संतरे की फैक्ट्री इसलिए बंद है, जो मैंड्रिन वैरायटी है ना, एक तो होता है जो कीनू और माल्टा आता है, दूसरा आपने देखा होगा एक ये वाला जो संतरा, जो नागपुरी संतरा जिसको बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो संतरे के अंदर क्योंकि थोड़ी खटास होती है और थोड़ा जूस बहुत पतला होता है। कीनू और माल्टा का जो थिकनेस होता है ना उसमें गाढ़ा होता है। और पूरी दुनिया में ऑरेंज जूस के नाम पर कीनू और माल्टा का बिकता है, मैंड्रिन वैरायटी का जूस नहीं बिकता। ये रहस्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमने कह तो दिया, फिर हिसाब लगाया तो देखा कि वो जूस इसलिए कमर्शियली वायबल ही नहीं है। यानी आप संतरे की फैक्ट्री लगा करके जूस बेच करके सोचो कि वो किसी भी कॉस्ट में आप देना चाहोगे तो वो जितने में आप संतरा खरीदोगे उतना तक भी नहीं निकाल सकते। 10 रुपये किलो भी खरीद लो तो उसमें से जितना जूस निकलेगा उतने में नहीं बिक सकता। ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ। इसीलिए कई लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई और नहीं चली। हमने सोचा अब हमने तो कह ही दिया, हम क्या करें, बड़ी समस्या थी। फिर मैंने पूरी दुनिया के अंदर मैंने कुछ लोगों को बैठाया, मैंने कहा भाई इसके ऊपर स्टडी करो, रिसर्च करो। तो जब रिसर्च किया तो हमने पाया कि कुछ जगह पर मैंड्रिन वैरायटी का भी संतरे का भी जूस निकल रहा है, दुनिया में बिक भी रहा है। हमने कहा ये देखो कैसे बेचते हैं। जब बाद में देखा गया तो वो जूस तो बाई प्रोडक्ट है, उस संतरे का जो एसेंशियल ऑयल और फ्रेगनेंस है वो कॉस्टली है। फिर हमने ऐसी मशीन की तलाश करी, वो JBT कंपनी है अपनी इटली में,
वहाँ से उस कंपनी की करीबन 100 करोड़ की एक मशीन है और उसकी कैपेसिटी है पर डे 800 टन। उतनी बड़ी मशीन नागपुर में लगा रहे हैं और उससे वो एसेंशियल ऑयल और फ्रेगनेंस निकालेंगे। वो कॉमर्शियली वायबल है, जूस से नहीं निकलेगा, वो तेल और सुगंधित द्रव्य बेचेंगे, उससे चल जाएगा। अब समस्या क्या खड़ी हुई कि महाराष्ट्र में मैंने देखा कि जो ए ग्रेड का तो संतरा खाने के लिए प्रयोग हो जाता, जो बी ग्रेड का जूस के लिए था उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है अभी। तो मैं तो किसान भाइयों को भी आज इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि और पूरे संतरे के पेड़ लगवाएं। तो मध्य प्रदेश में शहडोल वगैरह क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने संतरा लगा रखा था, वो भी फल देना शुरू कर दिया। वो परेशान थे कि बेचें किसको, तो वहाँ का फल भी हम ही नागपुर में प्रोसेस कर देंगे। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, हम भावना से जुड़े हैं। यदि हम कह देते हैं तो जी जान से हम जुट जाते हैं, क्योंकि यह देश मेरा परिवार है, इसकी चिंता करना मेरा कर्तव्य है। इसी भाव से हम काम करते हैं, इसी भाव से कर रहे हैं। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का प्रेम है। और आज इस तिलक अवार्ड को मैं तिलक जी के चरणों में ही अर्पित करता हुआ आप सबको इस रूप में अर्पित करता हूं कि जो स्वप्न, जो भावनाएं आप हमसे रखते हैं, जो कार्य आपसे इस पतंजलि परिवार से होता हुआ देखना चाहते हैं, उसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और जी जान से पूरी ऊर्जा और ताकत से हम काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। कार्यक्रमाची सांगता वंदे मातरम या गीतानीच होणार आहे। मी सभागृहाला विनंती करतो की आपण कार्यक्रमाच्या सांगतेसाठी वंदे मातरमसाठी आपल्या जागेवर उभं राहावं। या कार्यक्रम संपण्यापूर्वी मी आचार्यजींचे पुन्हा एकदा आभार मानतो की त्यांनी हा पुरस्कार ट्रस्टतर्फे स्वीकारला आणि सभागृहाला त्यांचेही आभार मानतो। कार्यक्रमाची वेळ बदलली असली तरी आपण बहुसंख्य इथे उपस्थित आहात, सर्व माध्यम प्रतिनिधींचेही आभार मानतो आणि ऋषिकेश बडवे यांना विनंती करतो आपण कार्यक्रमाची सांगता वंदे मातरमने करावी। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषे सुखदा वरदा मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे